पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे, पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली। लेकिन समाज 4 वर्णों में विभाजित था। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास। चार वर्णों में विभाजित था। समाज चार वर्णों में विभाजित था। लेकिन वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ या बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम। अरे आने वाली हूँ यार। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। आवाज लगा दी। लेकिन जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। मैं आवाज लगा दूंगा। कास्ट सिस्टम वॉज स्टार्टेड। जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। कास्ट सिस्टम वॉज स्टार्टेड। जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। देखिए, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में या भागों में विभाजित था। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों या भागों में विभाजित था। भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था। लेकिन मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय अपनी जाति नहीं बदल सकते। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, इंडियंस कैन नॉट चेंज देयर कास्ट। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय अपनी जाति नहीं बदल सकते। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, इंडियंस कैन नॉट चेंज देयर कास्ट। भारतीय अपनी जाति नहीं बदल सकते। फिर मैगस्थनीज के अनुसार वर्ण संकर जातियां नगरों के बाहर रहती थी। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, आउटकास्ट लिव्ड आउट द सिटीज या आउटसाइड द सिटीज। आउटकास्ट लिव्ड आउटसाइड द सिटीज। कास्ट लिव्ड आउटसाइड द सिटीज। वर्ण संकर जातियां नगरों के बाहर रहती थी। मैगस्थनीज के अनुसार वर्ण संकर जातियां नगरों के बाहर रहती थी। लेकिन वर्ण संकर जातियां, सम आउटकास्ट, वर, देखिए, अंबस्ट, निषाद, पार्श्व, स्वपाक, उग्र, वर्ण संकर जातियां अंबस्ट, निषाद, पार्श्व, स्वपाक, उग्र आदि लेकिन महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी।
The condition of woman was satisfactory. महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी. The condition of woman was satisfactory. महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी. The condition of women was satisfactory. लेकिन चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा गया है. In Arthashastra of Chanakya, elite women were called अनिष्कासिनी. चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा गया है. In Arthashastra of Chanakya, elite women were called अनिष्कासिनी. कुलीन महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा गया है. लेकिन ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार भारतीय बिना दहेज के शादी नहीं करते थे. According to Greek historians, Indians don't marry without dowry. ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार भारतीय बिना दहेज के शादी नहीं करते थे. अरे चलने दो थोड़ा, ठीक है. ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार भारतीय बिना दहेज शादी नहीं करते थे. लेकिन वेश्यावृत्ति राज्य के नियंत्रण में थी. देयर वाज गवर्नमेंट सर्विलेंस फॉर प्रोस्टिट्यूशन. वेश्यावृत्ति राज्य के नियंत्रण में थी. राज्य के, देखिए वैश्याओं को गणिका कहा जाता था. द प्रोस्टिट्यूट्स वर कॉल्ड गणिका. वैश्याओं को गणिका कहा जाता था. The prostitutes were called गणिका. देखिए स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपाजीवा कहते थे. वुमन परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंट प्रोस्टिट्यूशन वर कॉल्ड रूपाजीवा. स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपाजीवा कहते थे. रूपाजीवा लेकिन पुरुष कलाकार को रंगोपजीवी एवं महिला कलाकार को रंगोपजीवी नहीं कहते थे. मेल आर्टिस्ट was called रंगोपजीवी and female artist was called रंगोपजीविनी. Male artist was called रंगोपजीवी and female artist was called रंगोपजीविनी.
पुरुष कलाकार को रंगोपजीवी एवं महिला कलाकार को रंगोपजीविनी कहते थे। हाँ कुछ लिख लिया होगा तो लिखें। मैगस्थनीज के अनुसार भारत में सूखे की समस्या नहीं थी। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, इंडिया वॉज नॉट फेसिंग ड्रॉट। मैगस्थनीज के अनुसार भारत में सूखे की समस्या नहीं थी। भारत में सूखे की समस्या नहीं थी। भारत में सूखे की समस्या नहीं थी। क्या हुआ? तलाक को मोक्ष कहते थे? ऐसी बातें नहीं पढ़नी अपने। ठीक है। शाहगोरा तथा महास्थान नामक अभिलेखों से शाहगोरा तथा महास्थान नामक अभिलेखों से अकाल राहत कार्यों की शाहगोरा तथा महास्थान नामक अभिलेखों से अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है। शाहगोरा अभिलेख यूपी, शाहगोरा अभिलेख यूपी और महास्थान बांग्लादेश में स्थित है। शाहगोरा अभिलेख यूपी और महास्थान ब्रैकेट में करें बांग्लादेश में स्थित है। अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। लेकिन मैगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, according to Megasthenes, there was no slavery in India. भारत में दास प्रथा नहीं है। भारत में दास प्रथा नहीं है। देखिए, अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। इन अर्थशास्त्र 9 types of slave mentioned. अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। इन अर्थशास्त्र 9 types of slaves mentioned. 9 types of slaves mentioned. 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। लेकिन अशोक ने युद्धबंदियों को अपना गुलाम बनाया। अशोक मेड हिज वॉर प्रिजनर हिज स्लेव। अशोक ने युद्धबंदियों को अपना गुलाम बनाया एवं उन्हें उत्पादन कार्य अशोक मेड हिज वॉर प्रिजनर हिज स्लेव एंड यूज देम इन प्रोडक्शन वर्क।
मैंने करें एग्रीकल्चर, एवं उन्हें उत्पादन कार्य ब्रैकेट में करें खेती है, उत्पादन कार्य खेती में लगवाया, एवं उन्हें उत्पादन कार्य खेती में लगाया। खेती में लगाया। लेकिन मेगास्थनीज ने शिव को डायोनिसस तथा कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। मेगास्थनीज ने शिव को डायोनिसस तथा कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। मेगास्थनीज कॉल्ड शिव डायोनिसस एंड कृष्ण हेराक्लीज। शिव को डायोनिसस तथा कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। हेराक्लीज कहा है। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। According to Megasthenes, idols of Indians god were made by Indians. देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। देवताओं की मूर्तियां बनाते थे एवं उन्हें लिखना नहीं आता था। And they don't know how to write. एवं उन्हें लिखना नहीं आता था। लिखो आप लोगों की फेवरेट लाइन, तलाक को मोक्ष कहते थे। डाइवोर्स वाज कॉल्ड मोक्ष। तलाक को तलाक को क्या कहते थे? मोक्ष। लिखे विधवा विवाह का प्रचलन था। विडो मैरिज वाज इन प्रैक्टिस। विधवा विवाह का प्रचलन था। विडो मैरिज वाज इन practice but became little bit a bad custom। विधवा विवाह का प्रचलन था पर उसे थोड़ी बुरी प्रथा मानने लग गए थे। and became little bit bad custom, उसे थोड़ा या थोड़ी बुरी प्रथा मानने लग गए थे। but became little bit bad custom। widow marriage was in practice या widow marriage was in practice and became little bit a bad custom। तो बुरी प्रथा मानने लग गए थे। लेकिन वह विधवा महिलाएं जो 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 पुनः विवाह नहीं करती थी, the widow women who didn't remarry were called छंदवासिनी।
वह विधवा महिलाएं जो पुनः विवाह नहीं करती थी उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। वर कॉल्ड छंदवासिनी। उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। ठीक है, इसी के साथ इनकी सामाजिक स्थिति क्या हो जाती है? समाप्त। सामाजिक स्थिति अपन इसमें ज्यादा बहुत कुछ समझने लायक नहीं है, बस जैसा कि मैंने अपने स्टार्टिंग में बात हुई, ओनली प्री में, ओनली क्या है? प्री में। आप शुरू से याद रखना, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपका बैच खत्म हो जाएगा, आप समय के साथ में भूल जाओगे, इसलिए बहुत ही अच्छा है कि आप हर टॉपिक के ऊपर लिखें कि कौन सा प्री में है और कौन सा मेंस में है। जैसे हम लोगों ने मौर्य काल पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें मैंने कहा था कि मौर्यकालीन कला जो है वो आपके मेंस में, मतलब प्री और मेंस में। इसके अलावा हम लोगों ने जो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा प्री में, बिंदुसार पढ़ा प्री में, अशोक मौर्य पढ़ा प्री में, अशोक के अभिलेख मेंस में। अशोक अभिलेख क्या है? मेंस में। नहीं तो एक बार जो वो शुरू से आ जाओ, मतलब है ना, आईवीसी से। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा याद करना है ना, वो प्री प्लस मेंस दोनों में है। हाँ, अरे सबको पता नहीं। लेकिन वैदिक साहित्य में आ जाओ, कहां पे आ जाओ? सिंधु घाटी सभ्यता पूरा ही है आपका, धीरे 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 आराम से। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा याद करना है, इसलिए लिख देना प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस। वैदिक साहित्य है वो भी पूरा प्री प्लस मेंस में। वैदिक साहित्य पूरा प्री एंड मेंस, प्री एंड पूरा। वैदिक साहित्य पूरा पाठ करता हो, ऋग्वैदिक काल धीरे धीरे, अरे स्पाइरल फाड़ दोगे आप लोग। हाँ, डायरेक्ट आगे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल की जो स्टार्टिंग है, भौगोलिक स्थिति हम लोगों ने लिखी पूरा। वैदिक साहित्य पूरा पाठ करता हो, ऋग्वैदिक काल धीरे धीरे, अरे स्पाइरल फाड़ दोगे आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा याद करना है ना, वो प्री प्लस मेंस दोनों में है। हाँ, अरे सबको पता नहीं। लेकिन वैदिक साहित्य में आ जाओ, कहां पे आ जाओ? सिंधु घाटी सभ्यता पूरा ही है आपका, धीरे 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 आराम से। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा याद करना है, इसलिए लिख देना प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस। वैदिक साहित्य है वो भी पूरा प्री प्लस मेंस में। वैदिक साहित्य पूरा प्री एंड मेंस, प्री एंड पूरा। वैदिक साहित्य पूरा पाठ करता हो, ऋग्वैदिक काल धीरे धीरे, अरे स्पाइरल फाड़ दोगे आप लोग। हाँ, डायरेक्ट आगे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल की जो स्टार्टिंग है, भौगोलिक स्थिति हम लोगों ने लिखी है। एक याद रखना, बीच बीच में जैसे अभिलेख आएंगे, है ना, किताबें आएगी, वो सारे मेंस में, वो याद रखनी है। बाकी इसके अलावा भौगोलिक स्थिति प्री। भौगोलिक स्थिति कहां पर है? प्री में है। क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे से, मतलब जो अपन उसको डिवाइड कर ही नहीं पाते अच्छे अच्छे लोग, उसके पीछे कारण ये है। जैसे मतलब बीच बीच में कई ऐसे वंश है जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, पर उस वंश से जुड़ा हुआ कोई एक सिंगल अभिलेख है, वो आपके सिलेबस में है। जैसे अपन बात करें, शुंग वंश आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन शुंग वंश के दौरान जो भी है ना किताबें लिखी गई, वो सारे सिलेबस में, इसलिए अपने को शुंग वंश पूरा पढ़ना पड़ता है। तो फिर अपने को ये थोड़ा पता होना चाहिए कि शुंग वंश मतलब सिलेबस में नहीं है, अपन केवल यहाँ पर जो किताबें पढ़ने के लिए आए हैं। वैसे वैसे आगे पढ़ेंगे, एक शासक है उसका नाम है हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन पूरा आपके सिलेबस में नहीं है, पर हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ एक दो अभिलेख है वो आपके सिलेबस में है, हर्षवर्धन की बुक्स है वो आपके सिलेबस में है, हर्षवर्धन के दरबार में कुछ विद्वान है, स्कॉलर्स है, उनकी किताबें भी आपके क्या है, सिलेबस में है। तो अब इस कारण से अपने को हर्षवर्धन पूरा पढ़ना पड़ता है। तो आप साथ ही साथ ये थोड़ा रिकॉल रखें दिमाग में कि नहीं, बाकी वाली चीजें केवल समझने के लिए है, बाकी ये इसलिए अपन लोग पढ़ रहे हैं। जैसे अपन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था, स्टार्टिंग के 5-6 टॉपिक वो आपके सिलेबस में नहीं है। यूरोपियन पावर, मुगल, ठीक है, पंजाब, मराठा, मैसूर और बंगाल, ठीक है। तो वैसे वैसे यहाँ पर भी आगे भी ऐसे कुछ टॉपिक आएंगे जो आपके यूपीएससी में है, ठीक है। जो आगे कुछ टॉपिक ऐसे यहाँ पर भी आएंगे जो आपके मेंस में नहीं है, पर ऐसा नहीं पूरे ही नहीं है, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं और बहुत सारी चीजें नहीं है। तो अपने ऋग्वेदिक मतलब पीरियड में आराम से धीरे धीरे लिखे। सबसे पहले भौगोलिक कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, ओनली प्री, ठीक है। एक्सेप्ट क्या है इसमें, अभिलेख या किताबें। फिर पढ़े उसके बाद में पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन आ गई, कहां पे होगा ये, प्री, ओनली लिखे प्री। उसके बाद में लिखे नेक्स्ट, क्या है अगला, नहीं सामाजिक स्थिति होगा पहले, आर्थिक है, हाँ आर्थिक लिखवा दिया होगा, तो आर्थिक स्थिति में लिखें प्री, ओनली प्री। उसके बाद में सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन, ये ओनली प्री, ओनली क्या है, प्री, या केवल प्री प्री लिखते रहो आप, सामाजिक। उसके बाद में आ जाती है रिलीजियस, ये प्री एंड मेंस, ये प्री एंड मेंस, प्री एंड मेंस। उसके बाद में लिखें पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर, हाँ सारा पूरा ही। पोस्ट वैदिक पीरियड में ज्योग्राफिकल कंडीशन है सबसे पहले, क्या होगा, प्री लिखें। उसके बाद में राजनीतिक स्थिति, प्री। उसके बाद में सामाजिक सोशल, प्री। फिर है आर्थिक, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, ऐसे दिख नहीं रहा है, हाँ सामाजिक स्थिति सारे जो वो प्री में, पर फिर भी सामाजिक स्थिति इसकी उत्तरवेदी काल के प्री एंड मेंस लिख लो, है ना। बुक के आधार पर आ सकता है, जैसे अश्वलायन सूत्र आ सकता है। तो उत्तरवेदिक काल की जो सामाजिक स्थिति वो प्री प्लस मेंस, प्री प्लस क्या है, मेंस है। आराम से धीरे धीरे अगला टॉपिक है वो कौन सा है, आर्थिक, ओनली प्री या केवल प्री लिख लो बस धीरे। ये भगवान, आपको अपने नोट्स की चिंता नहीं हो रही, आपसे ज्यादा मुझे हो रही है। सामाजिक स्थिति के बाद में अगला क्या है, आर्थिक प्री है, और उसके बाद धार्मिक जो मेंस में, प्री प्लस मेंस। ऐसी एक भी टॉपिक नहीं है जो केवल मेंस में है, जो भी टॉपिक मेंस में है वो साथ ही साथ किस में है, प्री में है। तो वो हो गया। फिर लिखें आगे महाजनपद काल, ओनली प्री, केवल किताबें किताबें वाला याद रखना, बुक्स आ सकती है। मेंस में बुक्स, एडिक्ट्स, कोइंस, मेंस में देखें पुस्तकें, अभिलेख, सिक्के, ये किसी भी काल के मेंस में भी क्या है, आ सकते हैं। सिलेबस याद करके चीजें आप पढ़ोगे तो आपको चीजें थोड़ी इजी लगेगी, बिना सिलेबस के पढ़ोगे तो थोड़ी सी तकलीफें आएगी। तो मेंस में ये अपवाद है जो कहीं पे भी यदि बुक्स है, अभिलेख है, सिक्के है, मूर्तियां हैं, मतलब जो कुछ भी आ सकता है तो वो मेंस में माना जाएगा। बाकी महाजनपद काल, उसके बाद 16 महाजनपद काल जो है वो पूरा आपके प्री में है। ये 16 महाजनपद काल, महाजनपद की राजधानियां, ये सब कहां पर है, प्री में। उसके बाद में मगध का उत्थान, प्री में। राइज ऑफ मगध कहां है, प्री में।
मगध का उत्थान प्री में पूरा। इसमें तीनों वंश आ जाएंगे आपके, हर्यक वंश है ना, शिशुनाग वंश और नंद वंश। उसके बाद आती धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति तो प्री प्लस मेंस है। धार्मिक क्रांति तो आपके सबसे ज्यादा प्रश्न ही धार्मिक क्रांति से ही आते हैं। रिलीजियस प्री और मेंस दोनों में। धार्मिक क्रांति के तो सबसे ज्यादा प्री में भी सवाल धार्मिक क्रांति के ज्यादा आते हैं, और मेंस में भी सवाल किसके आते हैं, धार्मिक क्रांति के ज्यादा। धार्मिक क्रांति पूरी हो गई, इसको मतलब सीधा जंप करो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक, शाक्त, शैव, भागवत, और सीधा उसके बाद में आएंगे है ना वो फारसी आक्रमण। क्या? हाँ, आराम से आ जाओ, ढूंढते ढूंढते। फारस आक्रमण, फारस लेकिन प्री में। ईमानदारी से कहें तो ये कहीं नहीं है, ना तो कोई प्री में है ना कोई मेंस में है, ये यूपीएससी में। पर ये होता है कि कभी भी इसके जो एक्चुअली अभिलेख है ना 3, वो मेंस में आ सकते हैं, तो वो इसलिए अपन लिखते हैं केवल अभिलेखों के पीछे। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरी का है, उसके पीछे। ये ऐसे कैसे कर रखी है पेन? अच्छा, लेकिन उसके बाद में ग्रीक, ग्रीक भी प्री में। ग्रीक भी कहाँ है, प्री में। पारसी आक्रमण, प्रभाव वगैरह ये सारे प्री में, कोई पूछे तो पूछे, कभी मेंस में कभी नहीं आएंगे। फिर मौर्य वंश। मौर्य वंश में शासक तीनों ही, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार एंड अशोक मौर्य। लेकिन अशोक के अभिलेख जैसे ही आते हैं ना, अशोक का धर्म, जहां पर धर्म की बात की आएगी वो किसमें आ जाता है, मेंस में। अशोक का धर्म और धम्म दोनों ये मेंस में, और अशोक का अभिलेख मेंस में है ही। अशोक के अभिलेख मेंस में। अशोक का अभिलेख किसमें है, मेंस में है। आराम से अशोक का अभिलेखों तक आ जाओ, एडिक्ट्स ऑफ अशोका मेंस। उसके बाद सब कुछ ही मेंस में, कला पूरा मेंस में। इतना तो स्पाइरल आपने कभी घर पे पलटा ही नहीं होगा, या फिर पलटते हो? अच्छा, यूं तभी याद होता है। नहीं, मौर्य काल, उसके बाद अशोक के अभिलेखों के बाद में पूरा मेंस का ही मान के चलो आप। मौर्यकालीन प्रशासन तक, कहां तक? हाँ, मौर्यकालीन प्रशासन तक आ जाओ, और प्रशासन पे आके अटक जाना। प्रशासन से पहले पहले सारे है ना मेंस में है, प्री प्लस मेंस में। प्रशासन पे आते ही फिर उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करो, प्री। मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आ जाता है प्रांतीय प्रशासन, प्री। न्यायिक प्रशासन, प्री। जुडिशियल सिस्टम। प्रशासन शब्द आते ही एक बात मान लेना, प्री है। सैन्य प्रशासन, नगर प्रशासन, सारे किसमें है ये, प्री में। लेकिन अब जैसे ये प्री चीजें प्लस प्री प्लस मेंस कैसे होती है, जैसे मैगस्थनीज की किताब है इंडिका, इंडिका मेंस में आ सकती है। और जो इंडिका मेंस में आएगी तो इंडिका के अंदर आपको जितने भी रेफरेंस लिखने पड़ेंगे वो सारे प्रशासन से उठाकर लिखने पड़ेंगे। जैसा मैगस्थनीज हमें ये जानकारी देता है कि नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5 क्या थे, मेंबर थे, और प्लस आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी 6 कमेटी थी, प्रत्येक कमेटी में क्या थे, 5 मेंबर थे। प्लस इसके अलावा सामाजिक स्थिति में मैगस्थनीज के उल्लेख बार बार आएंगे, तो वो सारी चीजें वहां से लेनी पड़ेगी। तो सामाजिक स्थिति प्री है, सामाजिक स्थिति कहां पे है, प्रीलिम्स में।
सोशल कंडीशन प्री में। ठीक है, अब अपन सामाजिक स्थिति को पढ़ना है, एक बार देखना स्टार्ट करते हैं तो कौन सी चीजें काम की है। जैसे पहली लाइन है पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, केवल बस बस लिख लिया बहुत है, यूं ही लिखते हैं अपन माहौल बढ़ाने के लिए। किसे लिखते हैं? माहौल। बाकी सबको पता है कि भारतीय समाज में यदि मातृसत्तात्मक सोसाइटी कहीं रही होगी तो शायद तक आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा हमेशा पितृसत्तात्मक रहेगा। अपन पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन का काल, दक्षिण भारत का इतिहास, उत्तर भारत का इतिहास, सल्तनत काल, मुगल काल, सब जगह सामाजिक स्थिति में पहली लाइन यही आएगी, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार। अब अपन क्यों लिखते हैं ये? यूपीएससी के हिसाब से लिखते हैं। यदि इन फ्यूचर आप यूपीएससी के एग्जाम दो तो वहां पर ये सारी चीजें मेंस में भी है, तब अपने को ये जो पता होना चाहिए, हमेशा पहली लाइन लिखते समय यही लिखनी होती है कि सब पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार है। सेकंड नंबर लाइन यही लिखनी होती है, समाज 4 वर्णों में विभाजित था। फिर अपने मैंने यहाँ पर काट दिया, मैं ज्यादा माहौल भी नहीं बनाना, ठीक है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो चारों अपन। फिर अपन कहेंगे वर्ण व्यवस्था कैसी हो चुकी थी अब, जन्मदर, जो कि एक्चुअली उस समय हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। केवल ऋग्वेदिक काल के अंदर ये कैसी थी? कर्म आधारित थी। फिर अपन उसके बाद में कहा कि जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। अब जाति व्यवस्था एग्जैक्टली कब आरंभ हुई अपन नहीं पता कि ऋग्वेद के अनुसार वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई है। समाज शास्त्र में अपन पढ़ते हैं कि जातियां वर्ण के जस्ट बाद का स्वरूप है, कि ऋग्वेदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था है और ऋग्वेदिक काल के अंदर पहली बार एक चीज का प्रयोग होने लग गए थे, गोत्र और कुल। ये ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक काल दोनों में प्रयोग होना स्टार्ट हो गए थे। वो स्थान जहां पर सब लोग अपनी गायें एक साथ में बांधते थे, उनके बीच में रिलेशन होता था गोत्र का, वो जिनके आपस में ब्लड रिलेशन है उनको क्या कहते थे? कुल, क्लैन। ये हो गया। जाति व्यवस्था शुद्ध रूप से अपन देखते हैं कि महाजनपद काल के अंदर आरंभ हुई है, लेकिन फिर भी इसके शुद्ध है ना, शुद्ध एविडेंस नहीं मिलते। शुद्ध एविडेंस मिलते हैं हमें मौर्य काल के अंदर। मौर्य काल में एक किताब है चाणक्य की जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, जो आदमी लोहे का काम कर रहा है वो लोहार है, जो सोने का काम कर रहा है वो सोनार है, जो मिट्टी का काम कर रहा है वो कुम्हार है। हालांकि कुमार के बारे में लिखा हुआ नहीं है, पर हर काम वाइज हो गया था। फिर अपने यहाँ पर कार्य के आधार पर जातियां बननी स्टार्ट हो गई। फिर ये धीरे धीरे जातियां बढ़ने लगी और ये जातियां तब्दील हो गई उपजातियों में, और वर्तमान में उपजातियां या जातियां बहुत ज्यादा है। अभी जैसे वो जो सरकार ने घोषणा की है कि जाति आधारित जनगणना होगी, तो उसमें बहुत समस्याएं आने वाली है, क्योंकि जातियां डिसाइड हो ही नहीं पाएगी।
बहुत सारी जातियां हैं, वो अलग अलग वर्णों में मिलती है। कई जगह पर वही जातियां ओबीसी में आती है, कई जगह पर वही जातियां एमबीसी में आती है, कई जगह वही जातियां जनरल में आती है, और कई जगह वही जातियां कैटेगरी में आती है। ठीक है, वो एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में आ सकती है। तो अब ये जब जातिगत जनगणना होगी, तब उसको लेकर बहुत सारी क्या होगी, समस्याएं होगी कि सब वो जो कहीं पर अलग कैटेगरी में है ना, किसी स्टेट में अलग कैटेगरी में, किसी स्टेट में अलग कैटेगरी में। फिर अब उनको जब अलग अलग कैटेगरी वाइज होगी, तो फिर स्टेट का एग्जाम देंगे तब तो ठीक है, स्टेट के अंदर के अकॉर्डिंग मान लेंगे, लेकिन जब सेंटर का एग्जाम देंगे तब तो उसमें प्रॉब्लम्स आएगी। तो खैर जाति व्यवस्था का आरंभ वैसे माना जाता है महाजनपद काल में, लेकिन शुद्ध रूप से कब आ गई थी ये, मौर्य काल में। फिर अब उसमें अपन देखेंगे मेगास्थनीज की चीजें सारी अपन सीरियसली देखेंगे। वो इसलिए मेगास्थनीज है जिसकी किताब का नाम आप लोगों को याद हो ही गया अब तक, इंडिका। और इंडिका एक इंपोर्टेंट किताब भी है, इंडिका खुद का एक प्रश्न बनता है। अब मेगास्थनीज के साथ में प्रॉब्लम ये थी जो भाषा की, मेगास्थनीज को भारत की भाषा नहीं आती थी। भारत में जो पाटलिपुत्र के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसको कहते थे मागधी। इसने क्या किया होगा, 10-20 सेंटेंस सीख लिए मागधी भाषा के, फिर ये घूमता था इधर से उधर आराम से, और घूमने के बाद में जो भी नोटिस करता था उसको अपनी किताब में लिख दिया करता था। अब इसने जो भी अपनी किताब में लिखा है, उसमें जो भी इसने दरबार के अंदर की बातें लिखी है वो सारी सही है, जो इसने समाज की बातें लिखी है वो अधिकांश गलत है, अधिकांश गलत है। क्यों? क्योंकि दरबार में कुछ लोग थे जिनको ग्रीक लैंग्वेज आती थी, लेकिन बाहर समाज में कोई आदमी नहीं था जिसको ग्रीक लैंग्वेज आती थी। इसलिए समाज की इसने सारी बातें ऑब्जर्व करके इसके आधार पर लिखी है, अनुमान के आधार पर। इसने जैसा ऑब्जर्व किया वैसा ही उसने लिख लिया। ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसको लगा कि भारतीय समाज 7 भागों में या 7 जातियों में डिवाइड है, क्योंकि इसने कहा कि मंत्री सारे एक साथ रहते हैं, फिलोसफर सारे एक साथ रहते हैं, सैनिक सारे एक साथ रहते हैं, किसान सारे एक साथ रहते हैं, शिकारी सारे एक साथ रहते हैं, पशुपालक वर्ग है वो सारे क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो वो बस उसने ऐसा ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके इसने लिखा कि 7 भाग है। कितने भाग है? 7। जबकि हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, मतलब वर्ण तो 4 ही थे और जातियां ज्यादा थी, कितनी थी नहीं जानते, पर 7 नहीं थे। वो तो भी वही, वो तो होता ही है। आज भी टीचर्स होता है, उनका ग्रुप एक अलग होता है। आरएस होता है, उनका सबका ग्रुप क्या होता है, अलग होता है। बिजनेसमैन होते हैं, उनका सबका ग्रुप अलग होता है। इसको अपन जाति व्यवस्था नहीं करेंगे, इसको कहेंगे लॉबी सिस्टम, कि लोग अपने अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, लॉबी बना देते हैं। कि जितने भी व्यापारी है एक ही चीज का व्यापार करेंगे तो वो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना देंगे कि अपन अपन सारा, क्योंकि अपना सबका काम एक ही है। जितने भी डॉक्टर्स है उनका सबका अलग से ग्रुप बने हुए होंगे, उसको अपन कहेंगे डॉक्टर्स का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? ये डॉक्टर्स का। ऐसा उसने ऐसा लगा उसको। तो एक तो ये बात याद रखने लायक है, बाकी सारी यूं ही लिखी है अपने। फिर नेक्स्ट अपन कहेंगे मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय अपनी जाति नहीं बदल सकती। ये बात बिल्कुल सही है। ये उसने या तो किसी से पूछा होगा या फिर इसने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक बार जैसा आदमी का जन्म एक जाति में हो गया फिर वो उसी जाति में ही रहता है। ये बात इसकी सत्य है। फिर अपन कहते हैं कि मैगस्थनीज कहता है कि वर्ण संकर जातियां नगर के बाहर रहती, ये भी इसका ऑब्जर्वेशन सही है कि दो अलग अलग वर्ण के लोगों ने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया, प्रेम विवाह। अब उनसे जो उनकी संतान उत्पन्न हुई, बेटा या बेटी कुछ भी, उसको दोनों ही वर्ण नहीं मानते थे, तो वो वर्ण संकर हो गई। कैसे हो गई वो? वर्ण संकर। कि जो लड़के का वर्ण है वो भी साफ साफ कह रहा है नहीं नहीं भाई साहब हमारे वर्ण का नहीं है, और जो भी लड़की का वर्ण है वो भी कह रहा है नहीं नहीं हमारे वर्ण का नहीं है। तो कैसा मिक्स वर्ण है, दोनों वर्णों का मिक्स हो गया है। तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है वर्ण संकर, इंग्लिश में कहते हैं आउटकास्ट। अब कुछ आउटकास्ट कौन कौन सी थी? तो अंबस्ट है, निषाद है, पार्श्व है, स्वपाक है, उग्र है आदि। ये सारे रहते कहां से थे? नगर के बाहर। तो क्या इनके साथ भेदभाव हो रहा था? नहीं। गंधर्व विवाह इतने ज्यादा हो रहे थे कि ये नगर की पॉपुलेशन थी और ये नगर के बाहर की पॉपुलेशन थी। वर्ण संकर वाले कह रहे थे तुम हमें क्या बाहर करोगे, हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो वो इस प्रकार की, उस समय गंधर्व विवाह को बुरा नहीं मानते थे। बस ये था कि भाई हाँ तुमने शादी कर ली तुम्हारी इच्छा से तो तुम अलग रहोगे आज के बाद में। जैसे अपन लोगों ने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी तब कहा था पारसी धर्म, कि पारसी धर्म के अंदर लड़के या लड़कियों के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता।
ठीक है, शुरू से ही कि यदि तुम बाहर कहीं शादी करोगे तो फिर तुम्हारा पारसियों से कनेक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तुम, हाँ, हम तुमसे रिश्ते नहीं तोड़ेंगे, मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, हंस बैठ कर पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे, सब कुछ ही करेंगे, लेकिन जब पारिवारिक रिश्ते होंगे, उत्सव होंगे, तब तुम्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तुम्हें हम लोग बाइकआउट कर लेंगे। तो वैसे वैसे ये वर्ण संकर जातियां थी, उनको ऐसे कैसे बाइकआउट टाइप से कर रखा था। ये कुछ जातियों के नाम देखेंगे अपन। महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी। ऐसा सिद्ध नहीं होता है कि महिलाओं की स्थिति कहीं पर भी क्या है, खराब है। फिर भी ले देकर एक एविडेंस मिलता है। एक एविडेंस वो है जो ये कहता है कि चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को कहा गया है अनिष्कासिनी, कि अच्छे घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती, बिना किसी काम के बाहर नहीं निकलती। वो तो आज भी वैसे यूं कहते ही है कि बिना किसी काम के ज्यादा घूमती फिरती नहीं है। अभी भी अपने यहाँ पर चाहे समाज कितना भी हो गया हो, लड़की का विवाह होता है तो अपने राजस्थान के अंदर तो लड़की की शादी के बाद में लड़की कहीं अकेली नहीं जाती कुछ सालों तक, ठीक है। उसको यदि ससुराल जाना है, पीहर जाना है, तो उसका पति, उसका देवर, उसके पिता, उसके ससुर, कोई न कोई क्या चलता है, हमेशा साथ रहता है, गाइड करता है उनको। वैसे गाइड करने की जरूरत नहीं होती, पर ये अपने रिवाज है, ये अपने क्या है, पिछली बार तो प्री के अंदर आ ही गया होता है। आना क्या होता है, आणो कौन वे, क्या होता है आना? शादी के जस्ट बाद में दुल्हन को जो लेने जाते हैं ना, दोनों पक्ष से, दोनों साइड से, उसको कहते हैं आना। क्या कहते हैं? आना। तो लड़की को शादी के बाद में पहली बार लड़के ससुराल जाती है, फिर जब उसको पहली बार लेने जाते हैं तो एक दो आदमी नहीं जाते, 4-5 लोग जाते हैं, 4-5-10 ही लोग। मुझे लगता है वो जाते इसलिए, क्या पता नहीं आएगी तो उठा के ले आएंगे कि क्या पता ससुराल नहीं छोड़े वापस, तो एक बार रिवाज है इसलिए क्या है, उठा के। और कई बार नहीं भी आते हैं। जैसे मैं कहता हूँ माउंट, अपने मिडिल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तुलसीदास जी ने घर पे विद्रोह कर दिया था, क्योंकि तुलसीदास जी की शादी होती है, शादी होने के बाद में जैसे सावन का महीना आया, अपने यहाँ पे रिवाज है, पहला सावन हमेशा लड़की कहाँ पे बिताती है, पियर में। तो वो कहते हैं तुलसीदास जी की पत्नी को लेने ही लाए थे, तो वो तुलसीदास जी नाराज हो गए थे, और वो तुलसीदास जी ने अपनी माँ से कहा था क्या है ये, तब उन्होंने, इनकी माँ ने कहा बेटा रिवाज है। तब तुलसीदास जी ने, मैं नहीं मानता ऐसे विवाद, मतलब ऐसे रिवाजों को। फिर उन्होंने कहा भाई भेजना तो पड़ेगा, तो फिर क्या भेजा, अल्लाह की। तभी तो अपन बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ते हैं। तब मैं कहता हूँ, आपको भी कहा ही होगा कि इस दुनिया में सबसे फास्ट ज्ञान की प्राप्ति है ना, तुलसीदास जी को हुई थी, हैं? अरे बताया था आपको। अरे ये इतनी सी बात थी, हाँ, कि भाई गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने में 6 साल लगे, महावीर स्वामी जी को 12 वर्ष लगे, मखलीपुत गोशाल को भी 10-12 साल लगे थे। बाकी वाले जितने भी लोग थे उनको सबको ज्ञान प्राप्त करने में 8-10 साल लगे थे। किसी को 4 साल, किसी को 6 साल, है ना। तुलसीदास जी को 2 मिनट में 2 मिनट में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, है? हाँ, वो ताना दिया था उनकी, बस उनकी, मतलब उनकी वाइफ ने, और उसी के साथ उनको ज्ञान की क्या हो गई थी, प्राप्ति हो गई थी। अरे बता रखा है आप लोग कि भाई तुलसीदास जी जो वो बांके थे, बांके का मतलब ऐसा, मतलब समझते हो, बांके बिहारी नहीं कहते कृष्ण भगवान को। बांके बिहारी क्यों कहते हैं? ऐसे लड़के जो थोड़े से चुलबुले टाइप के से होते हैं, उनको यूपी में क्या कहते हैं, बांके बिहारी। तो कहते हैं भगवान कृष्ण बांके बिहारी एक भाई चुलबुले लड़कों के भगवान है। चुलबुले लड़कों क्या माने जाते हैं, इनको भगवान माने जाते हैं। तो कहते हैं तुलसीदास जी बिल्कुल यूं ही थे। तुलसीदास जी बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद तुलसीदास जी अक्सर अपने घर पर बैठे बैठे सबके सामने मूंछों पे ताव दिया करते थे। टीन एज के लड़के यदि घर वालों के सामने मूंछों पे ताव दे रहे हैं, इसका मतलब मैसेज है, ठीक है, कि मैं बड़ा हो गया हूँ, और मतलब वो टाइम पे मेरी क्या करवाओ, शादी करवाओ। पहले के जमाने में लड़कियां घर में बर्तन फोड़ती थी, ठीक है, तब यूं घर वाले समझ जाया करते थे, लो, घर वाले तो नहीं लेकिन अड़ोसी पड़ोसी कह दिया करते थे कि आजकल तुम्हारे किचन में से बर्तनों की आवाजें क्या आती है, ज्यादा आती है, मतलब अब देखो तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है, और वो ढंग से इसके लिए रिश्ता ढूंढो और शादी वादी करवाओ। छोरा यदि बैठा बैठा यूं थोड़ा टेढ़ा होकर और बार बार दादाजी के सामने मूंछों पे ताव देता था, तो फिर आए गए लोग मेहमान कहते थे कि अब देखो साहब बड़ा हो गया छोरा, इससे पहले एक छोरी भगा के ले आए कहीं से,
तो उससे पहले आप ही क्या करवा दो, शादी करवा दो। तो कहते तुलसीदास जी वैसे ही थे। तो तुलसीदास जी के जीवन में सपना एक ही था, बड़ा होऊंगा और शादी करूंगा हर बात पे। तो कहते फाइनली तुलसीदास जी की शादी हो गई। तुलसीदास जी की शादी हो गई, तुलसीदास जी को लगा जीवन में कोई चीज की कमी नहीं है। घर है, अच्छा मकान है, खेत है, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन वगैरह सब है। जीवन में किसी की कमी थी तो वो थी पत्नी की, अब पत्नी भी है। इसलिए वो बहुत ज्यादा मतलब खुश थे। पर एक दिन जैसे ही घर पे आए तो घर पे कुछ मेहमान आए हुए बैठे थे। तो उन्होंने एकदम से जो वो मेहमानों को देखते सीधे भागकर अपने घर पे गए अंदर की तरफ और पूछा क्यों आए हैं ये लोग। तब उनके घर वालों ने कहा तेरी पत्नी को लेने आए। उन्होंने कहा क्यों। उन्होंने कहा बेटा सावन का महीना आ गया। उन्होंने कहा तो क्या हुआ। तो बेटा रिवाज है, लड़की पहला जो सावन का महीना सावन भादो जो है वो कहाँ है, पीर में। तब तुलसीदास ने ऐसा रिवाज क्यों है, ऐसा रिवाज। तो कहा बेटा ऐसा रिवाज इसलिए माना गया है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या मानते हैं आप, सावन क्यों रखते हैं। सास के साथ कहते हैं झगड़े ज्यादा होते हैं, सास के साथ बनती नहीं है। यदि वो पहला सावन साथ में रहे तो सास के साथ बनती नहीं है। तो वो तुलसीदास जी की माँ ने भी यही कहा था कि बेटा पहले सावन में सास के साथ नहीं रहते वरना जिंदगी भर सास बहू के झगड़े ज्यादा होते हैं। तो फिर तुलसीदास जी ने आप जाओ तो पीर मेरी पत्नी क्यों जाए पापा की पत्नी जाए पीर, ताकि वह भाई शर्त तो यही है ना कि सास बहू जो है वो साथ में नहीं रहेंगे। तो वाह ठीक है, नहीं रहेंगे तो मैं आपको छोड़े आता हूँ ननियाल, और है ना महीने 2 महीने बाद में वापस क्या है लेने आ जाऊंगा। तब उन्होंने कहा दिमाग खराब हो गया, ऐसे नहीं होता है, भेजेंगे। तो फिर भेज दिया। तुलसीदास जी उठे और तुलसीदास जी अपने खेत में काम करने गए, लेकिन तुलसीदास जी का मन नहीं लगा। तो फिर तुलसीदास जी का ससुराल ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, पास में बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वो तुलसीदास जी को खेत में काम करते करते लगा ले यार मन नहीं लग रहा है तो एक बार कम से कम जो मिल के आ जाए। तो वो तुलसीदास जी चल पड़े अपने ससुराल की तरफ, और तुलसीदास जी जैसे ससुराल पहुंचने वाले थे तो फिर तुलसीदास जी कहीं न कहीं मन में शर्म आई। तुलसीदास जी लगा यार कि नहीं यार ठीक नहीं लगता, क्या यार अभी तो ये आज सुबह तो ये लोग लेके आए हैं मेरी पत्नी को, अब मैं शाम को वापस पहुंच जाऊंगा तो फिर लोग कहेंगे लेके मतलब कैसा दामाद है जो पीछे पीछे ही आ गया मिलने के लिए। तो फिर तुलसीदास जी ने कहा चलो वापस चलते हैं। और तुलसीदास जी ने बनाया मानस के क्या करेंगे अपन, वापस चलेंगे। फिर तुलसीदास जी के शरीर में झगड़ा हो गया। तुलसीदास जी का मन कह रहा था कि मिलके चलें, और तुलसीदास जी की बुद्धि कह रही थी कि मिलके नहीं चलें। और मन और बुद्धि अपन आगे पढ़ेंगे, योग के भाग है जो आपकी इच्छाओं को निर्धारित करते हैं, और ये दोनों विरोधी होते हैं। दोनों क्या होते हैं, विरोधी। मन और बुद्धि कभी बनती नहीं आपस में। आप सुबह उठते हो तो आपका मन कहता है सो जा बेटा सो जा लेकिन बुद्धि कहती है कि दिमाग खराब हो गया है, सोना नहीं है, कोचिंग जाना है। कहाँ जाना है, कोचिंग जाना है। तो मन हमेशा ही उल्टा कहता रहता है, ठीक है। तो मन ये कहेगा और फिर मतलब सब बुद्धि क्या है, कुछ कहेगी। आप कहीं जाते हो मूवी देखने, कहीं अच्छे शानदार जो वो कपड़े टंगे हुए होते हैं आप देखते हो शॉप में, आपका मन कहता है कि खरीद ले, लेकिन आपकी बुद्धि कहती है कि नहीं, पूरे महीने का जो है वो बजट क्या हो जाएगा, है ना, गड़बड़ा जाएगा। आप बाहर जाते हो, आपका मन कहता है पानी पूरी खा ले, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं यार पेट खराब हो जाएगा, गर्मी का मौसम क्या है ज्यादा है। तो मन और बुद्धि हमेशा क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी का मन तो कह रहा है कि आए हैं तो मिलके जाएं, लेकिन बुद्धि कह रही है कि नहीं, क्या थोड़ा ठीक नहीं लगे। ऐसे करके तुलसीदास जी काफी देर तक वहीं थोड़ा घूमते फिरते रहे। फिर फाइनली तुलसीदास जी झाड़ियों में जाकर बैठ गए, और तुलसीदास जी ने कहा भाई गांव वाले तब कहेंगे ना जब गांव वाले अपने को देखेंगे, अपन जाएंगे ही अंधेरा पड़ने के बाद में। इसलिए जैसे ही अंधेरा पड़ा तो फिर तुलसीदास जी पहुंच गए, और तुलसीदास जैसे ही अपने ससुराल पहुंचे, घर के आगे पहुंचे, दरवाजा नॉक करने वाले थे तो फिर वापस उनकी बुद्धि ने कहा कि गांव वालों ने तो नहीं देखा तुलसी, और ससुराल वाले तो देखेंगे, वो तो क्या ही सोचेंगे तेरे बारे में, इसलिए चलते हैं वापस। तो फिर तुलसीदास जी का चलते हैं यार वापस, नहीं मिलेंगे और कभी मिल लेंगे, ऐसा भी क्या है। और वो तुलसीदास जी वापस मुड़ जाते हैं, वापस थोड़ा चलते हैं 10 कदम, फिर वापस एकदम से जो मन हावी हो जाता है और मन कहता है कि यहाँ तक आया हुआ है, एक बार मिल के ही जा। तो ऐसे करके घूम रहे थे घर के इर्द गिर्द, सोच रहे थे मिलूं नहीं मिलूं, दरवाजा खटखटाऊं या नहीं खटखटाऊं, और इसी हुआ में घूम रहे थे। जितने में देखा एकदम से बिजली कड़की। उन्होंने देखा दीवार के ऊपर रस्सी लटकी हुई है जो कि सांप था। तो उनको लगा कि ले यार दरवाजा नहीं खटखटाते हैं, यहाँ से अंदर कूद जाते हैं और मिल के हाथों हाथ वापस क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, मतलब किसी को पता ही नहीं लगेगा। तो सांप को पकड़ के अंदर कूद जाते हैं। जब सांप फुफकारता है तब उनको एहसास होता है, वो चिल्लाते हैं जोर से, सांप फेंकते हैं और सांप फेंक कर भागते हैं साइड में कहीं पे। इतना जोर से चिल्लाते हैं उनके सासरे वाले सारे आ जाते हैं भाग के, और वो आकर देखते ही समझ जाते हैं सब कुछ ही, ये दरवाजा अंदर से बंद है, इसका मतलब इस आदमी ने दरवाजा खटखटाया नहीं है, ये अंदर खड़े हैं, पौना मैच खड़ा है ठीक है और सांप जा रहा है, इसका मतलब वो लोग समझ गए।
तब तुलसीदास जी की पत्नी उनकी भयंकर बेइज्जती करती है। बेइज्जती तो क्या करती, इतनी कहती है कि जितना प्रेम तूने मुझसे किया है ना, उसका आधा प्रेम यदि ईश्वर से कर लिया होता, जितना मन यदि मुझसे लगाया है ना, उसका आधा मन ईश्वर से लगा दिया होता, तो तुम्हें ईश्वर ही मिल जाता। यदि इस सांप ने तुम्हें डस लिया होता तो तुम तो मतलब है ना प्राणों से जाते, मैं विधवा हो जाती। और लोग क्या है, क्या कहते कि तुलसीदास मन का कितना गुलाम है, कि वो हाथों हाथ ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए पीछे क्या है आ गया। और ऐसे करके दो चार बातें और कही, तो दो चार बातें सुनते ही तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, असीम ज्ञान की प्राप्ति। तुलसीदास जी ने हाथों हाथ अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, बस कर देवी, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तूने बिना गुरु के, कोचिंग के जो मेरा सिलेक्शन करवाया है, ठीक है, उसके लिए जीवन भर तुम्हारा क्या रहूंगा, ऋणी, आभारी। और वो वहां से निकल गए। और फिर उसके बाद सीधी तुलसी मानस, हाँ, रामचरित मानस की क्या करती थी, रचना करती, जिसको वो एक्चुअली तुलसी मानस भी कहते हैं। ठीक है, तो कुलीन महिलाओं को क्या कहते हैं, अनिष्कासिनी। फिर ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार भारतीय बिना दहेज के शादी नहीं करती, बिल्कुल सही बात। अब देखो कई बार कुछ कहते हैं नहीं सर करते हैं, हमारे गांव में करी है कोई, देखो बिना दहेज के शादी उसी की मानी जाएगी जब लड़का योग्य हो। मतलब वो कोई आरएस लगा हुआ है, टीचर लगा हुआ है, पटवारी लगा हुआ है, या कोई भी सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, तब वो बिना दहेज के शादी करे तो उसको माना जाएगा। वरना लड़का बेरोजगार है, फिर वो मतलब सब बिना दहेज की शादी कर रहा है, तो उसके लिए बड़ी बात है कि उसको कोई छोरी दे रहा है, ठीक है। दहेज की डिमांड वो कैसे कर सकता है, वो कर ही नहीं सकते। इसलिए जब सफल व्यक्ति बिना दहेज की शादी करे तो उसको माना जाएगा, वरना माना नहीं जाएगा। वरना तो अपन देखते ही गांवों में बेरोजगार लड़के, अयोग्य लोग लड़के इतने बैठे हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा हो रहे हैं असुर विवाह। असुर विवाह क्या होते हैं, पढ़े थे ना अपन लोगों ने, कि धन देकर लड़की खरीदना। धन देकर क्या है, लड़की खरीदना। इसका मतलब खरीदते नहीं है, पर एक तरीके से खरीदना ही होता है। कैसा मतलब लड़के के पिता को या फिर किसी मतलब बिचौलिए को मतलब पैसे देना और शादी करना, तो वो खैर देखो तभी माना जाता है, वरना नहीं। वैश्यावृत्ति राज्य के नियंत्रण में हो रही है और उनको क्या कह रहे हैं, गणिका। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा। जहां अब ये जो स्टेज होता है जिस पर आदमी कोई भी प्रोग्राम करता है, वो कहते हैं रंगमंच। क्या बोलते हैं इसको, रंगमंच। रंगमंच पर कार्य करने वाले पुरुष कलाकार को रंगोपजीवी और महिला कलाकार को रंगोपजीविनी। फिर वापस अपन लोगों ने लिखा कि मैगस्थनीज के अनुसार भारत में सूखे की समस्या नहीं है। तो अब वापस मैगस्थनीज ने ये अनुमान ही लगाया है। अब मैगस्थनीज जहां जहां अनुमान लगाएगा और यदि वो उसका अनुमान गलत है तो हम उसको गलत सिद्ध करेंगे। तब कहेंगे मैगस्थनीज कह रहा है भारत में सूखे की या अकाल की समस्या नहीं है, तब अपन कहते हैं है मतलब कि शाहगोरा और महास्थान, ये जो गांव है दो, शाहगोरा पड़ता है यूपी में और महास्थान पड़ता है बांग्लादेश में। यहां से अभिलेख प्राप्त होते हैं, इसमें अकाल राहत कार्यों के बारे में क्या मिलती है, जानकारी, दोनों के बारे में। शाहगोरा इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा हुआ होता है, शोहगोरा टाइप होता है ये, शोहगोरा या शाहगोरा। अकाल राहत कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर ये कह रहा है, मैगस्थनीज कह रहा है भारत में दास प्रथा नहीं है, तो ये भी इसका अनुमान गलत है। अपन इसको वापस काउंटर करेंगे। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के क्या है, दास है। प्लस अशोक ने जिन 1.5 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया था उनको अपना दास बनाया, प्लस उत्पादन कार्य खेती में क्या किया है, लगा। इसका मतलब यह है कि भारत में दास प्रथा थी पर बहुत ही अच्छी थी, शोषण नहीं करते थे। जैसे एक आदमी अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा है, उसके साथ में 6 आदमी है, तो मैगस्थनीज को लगा 6 ही इसके बेटे हैं, जबकि वास्तविकता में वो 6 उसके बेटे नहीं होते थे, 3-4 बेटे होते थे, 3-4 क्या होते थे, वो दास होते थे। पर जैसा खाना मालिक खा रहा है वैसे भी दास खा रहे हैं, प्लस अच्छे से रखते थे, मन रखे। इसलिए अपन लोगों ने ऋग्वेदिक काल में भी लिखा है कि घरेलू दासों का प्रयोग होता था। कैसे दासों का प्रयोग होता था, घरेलू दासों का प्रयोग होता था। फिर नेक्स्ट अपन यही कह रहे हैं कि मैगस्थनीज ने शिव को क्या कहा है, डायोनिसस और कृष्ण को हेराक्लीज, वो वहां के ग्रीक गॉड है, उनसे तुलना करिए। फिर मैगस्थनीज कहता है कि भारतीयों मतलब भारतीय देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। कलहण कहता है कि अशोक ने श्रीनगर में एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया, लेकिन हमारे पास साक्ष्य कोई नहीं मिल रहे, ना तो मूर्तियां मिल रही है और ना ही मंदिर मिल रहा है। प्लस वो ये कह रहा है कि भारतीयों को लिखना नहीं आता, ये भी वो गलत अनुमान लगा रहा है। इतने सारे अभिलेख लिखे गए, कह रहे हैं कि मैगस्थनीज ने शिव को क्या कहा है, डायोनिसस और कृष्ण को हेराक्लीज, वो वहां के ग्रीक गॉड है, उनसे तुलना करिए। फिर मैगस्थनीज कहता है कि भारतीयों
मतलब भारतीय देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। कल्हण कहता है कि अशोक ने श्रीनगर में एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया, लेकिन हमारे पास साक्ष्य कोई नहीं मिल रहे, ना तो मूर्तियां मिल रही है और ना ही मंदिर मिल रहा है। प्लस वो ये कह रहा है कि भारतीयों को लिखना नहीं आता, ये भी वो गलत अनुमान लगा रहा है। इतने सारे अभिलेख लिखे गए, इतने जगहों पर लगवाए गए, इसका मतलब भारतीयों को लिखना भी आता है और भारतीयों को पढ़ना भी आता है, तो ये भी अनुमान उसका गलत है। फिर तलाक को मोक्ष कहते हैं, ये हालांकि महिलाओं के संदर्भ में कहा है कि महिला के लिए तलाक मोक्ष है। महिला के लिए तलाक क्या है? मोक्ष, सेल्वेशन है, ऐसा चाणक्य ने कहा है। तो वो तो आज भी मोक्ष ही कहते हैं। आज भी मैरिज कोर्ट, अरे आप जो वो सिविल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में चले जाओ, वहां पर जिनके डाइवोर्स के केस चल रहे होते हैं, वो दोनों ही आके जज साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं तो ये सर प्लीज आज फाइनल कर दो ताकि मुक्ति मिले, इससे दोबारा इसको देखना ही नहीं पड़े। और ये दोनों ही कहते हैं, पति और पत्नी, कि सर इससे कम से कम आज यदि तलाक हो जाए क्या मिल जाए हमें? मोक्ष मिल जाए। विधवा विवाह का प्रचलन था पर थोड़ा बहुत कम हो गया था। अब जो विधवा महिलाएं दोबारा विवाह नहीं करती थी उनको कहते हैं छंदवासिनी। छंद का मतलब होता है श्लोक, वास का मतलब होता है निवास करना। इसका मतलब अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? पढ़ाई पे। तो फिर लिखे आगे, तो आर्थिक स्थिति। ये हालांकि महिलाओं के संदर्भ में कहा है कि महिला के लिए तलाक मोक्ष है। महिला के लिए तलाक क्या है? मोक्ष, सेल्वेशन है, ऐसा चाणक्य ने कहा है। तो वो तो आज भी मोक्ष ही कहते हैं। आज भी मैरिज कोर्ट, अरे आप जो वो सिविल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में चले जाओ, वहां पर जिनके डाइवोर्स के केस चल रहे होते हैं, वो दोनों ही आके जज साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं तो ये सर प्लीज आज फाइनल कर दो ताकि मुक्ति मिले, इससे दोबारा इसको देखना ही नहीं पड़े। और ये दोनों ही कहते हैं, पति और पत्नी, कि सर इससे कम से कम आज यदि तलाक हो जाए क्या मिल जाए हमें? मोक्ष मिल जाए। विधवा विवाह का प्रचलन था पर थोड़ा बहुत कम हो गया था। अब जो विधवा महिलाएं दोबारा विवाह नहीं करती थी उनको कहते हैं छंदवासिनी। छंद का मतलब होता है श्लोक, वास का मतलब होता है निवास करना। इसका मतलब अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? पढ़ाई पे। तो फिर लिखे आगे, तो आर्थिक स्थिति। क्या हुआ? सातवाहन वंश में मात्र सत्तात्मक नहीं है वो केवल जो है ना शासक होते थे, वो अपने नाम के आगे माता का गोत्र लगाते थे, बाकी और कोई नहीं है। वैसे वो सातवाहन में है, विजयनगर साम्राज्य में है, पर वो बहुत ही कम है। सर मेंस की डेट आगे बढ़ेगी क्या? मुश्किल ही है। नहीं, ऐसा एडमिट कार्ड का तो कुछ नहीं है। लगातार 18 20 21 18 21 23 में एडमिट कार्ड भी आगे थे और एंड टाइम पर आगे बढ़ी है। हाँ, तो वो तो होती है। एडमिट कार्ड आने के बाद में जस्ट एकदम एग्जाम से एक दो दिन पहले भी क्या कर देते हैं ये लोग, बढ़ा देते हैं। फिर क्या आगे नेक्स्ट, ठीक क्या पर्चियां भेजी है सर? कल मिडिवल हिस्ट्री का प्रश्न, अरे मिडिवल हिस्ट्री का पेपर हुआ था, अच्छा कल हुआ था क्या? इन क्वेश्चंस के आंसर गलत है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के समकालीन थे? तुलसीदास जी, सूरदास जी, वल्लभाचार्य जी और हरिदास जी। तो इसमें सही क्या माना है? 1 2 3 4। हाँ, अच्छा आंसर की मैं दो बी माना है। आंसर की नहीं आया होगा। हाँ तो सही है, तो चारों ही समकालीन थे। तो वल्लभाचार्य आप लोगों ने लिखा होगा ना, कृष्णदेव राय के समकालीन थे। हाँ, तो वो उसके बाद में जीवित रहे थे। कृष्णदेव राय का टेन्योर खत्म हो गया था। हाँ, सूरदास जी भी थे। अरे नोट्स में पर लिखवाते हैं ना, सूरदास जी, तुलसीदास जी, दादू दयाल जी, ये सब जो उनके क्या थे, समकालीन थे। हैं? हरिदास जी वाला तो अपन पता नहीं। अब जो वो अपन कई बार वो बात भी सुनाते हैं, कंठाभरण वाणी विलास वाली। हरिदास जी एक्चुअली जो वो है ना, तानसेन के गुरु है। किसी गुरु है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? शेख में मुबारक ने महजर का प्रारूप तैयार किया था, ये तो स्टेटमेंट सही है।
जिन्होंने आंसर की सी माना है वो गलत है। चलिए पूरी आंसर की एक दिन भेज के आपको है ना सॉल्व करवा देंगे। फिर लिखे नेक्स्ट। ठीक है नेक्स्ट। आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन। आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी फिर लिखें कुछ इसमें है ना वो टर्म्स है तो लिखें उदय मात्रक। उदय मात्रक। उदय मात्रक आगे लिखें उपजाऊ भूमि। फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड फिर लिखें उसके आगे बिना मतलब इसी के आगे लिखना है ना उपजाऊ भूमि के आगे कॉमा करके लिखें बिना कृषि साधनों के अच्छी फसल देने वाली भूमि। लैंड विच गेव गुड क्रॉप विदाउट इरिगेशन। बिना कृषि संसाधनों के या साधनों के बिना कृषि साधनों के अच्छी फसल देने वाली भूमि। लैंड विच गेव गुड क्रॉप विदाउट इरिगेशन। विदाउट हाँ बिना सिंचाई साधनों के कृषि अरे वो कृषि साधन में साझा होता है तो कृषि साधन का मतलब हल जोतना वगैरह सब होता है उसमें। अपने गांवों में आज भी होता है जिसको कहते हैं सेवज भूमि। सेवज समझते हो? इसको शायद अलग अलग जगह अलग अलग कहते हैं। मतलब तालाब के आसपास जो लैंड होते हैं वहां पर कुछ नहीं करते दाने बिखेर देते हैं उसके बाद फसल अपने आप ही क्या हो जाती है उग जाती है। केवल उसको काटने जाते हैं बाकी उसके बीच में चेक करने भी नहीं जाते। फिर क्या नेक्स्ट सीता भूमि सीता लैंड। सीता भूमि देखिए केंद्रीय भूमि सेंट्रल लैंड। केंद्रीय भूमि सेंट्रल लैंड। केंद्रीय भूमि इसके आगे लिखे कॉमा बनाकर केंद्रीय। यह प्रत्यक्ष राजा के नियंत्रण में होती थी। इट वॉज डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ किंग। यह प्रत्यक्ष राजा के नियंत्रण में होती थी। इट वॉज डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ प्रत्यक्ष राजा के नियंत्रण में होती थी जिसको अपने मिडिवल हिस्ट्री में क्या कहते हैं खालसा। बस वही इसी सीता भूमि से माता सीता मिली थी इसलिए उनका नाम क्या रखा था सीता। देखिए सीता भूमि पर 1/2 राजस्व कर था। 1/2 लैंड रेवेन्यू टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन सीता लैंड। सीता भूमि पर 1/2 राजस्व कर था। एक बटा दो राजस्व कर था। फिर देखिए नेक्स्ट टर्म भाग। भाग 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 के आगे लिखें भू राजस्व कर लैंड रेवेन्यू टैक्स। भू राजस्व कर लैंड रेवेन्यू टैक्स। भू राजस्व कर लैंड रेवेन्यू टैक्स। देखिए उस काल में लैंड रेवेन्यू कर सॉरी उस काल में भू राजस्व कर 1/6 था।
भाग या लैंड रेवेन्यू टैक्स वाज 1/6 एट दैट टाइम? भू राजस्व कर 1/6 था। एक बटा छह था। तो लेकिन यूनानी इतिहासकारों के अनुसार भू राजस्व कर 1/4 था। अकॉर्डिंग टू ग्रीक हिस्टोरियन लैंड रेवेन्यू टैक्स या भाग वाज 1/4। भू राजस्व यूनानी इतिहासकारों के अनुसार भाग स्लैश भू राजस्व कर 1/4 था। भू राजस्व कर 1/4 था। चलिए नेक्स्ट टर्म सेतुबंध। सेतुबंध ठीक है। सिंचाई व्यवस्था इरिगेशन सिस्टम। सिंचाई व्यवस्था इरिगेशन टैक्स। फिर उदय भाग सॉरी सेतुबंध मतलब इरिगेशन सिस्टम सिंचाई व्यवस्था और उदय भाग सिंचाई कर इरिगेशन टैक्स। लेकिन यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिंचाई कर 1/5 से 1/3 था। अकॉर्डिंग टू ग्रीक हिस्टोरियंस इरिगेशन टैक्स वाज 1/5 to 1/3। अकॉर्डिंग टू ग्रीक हिस्टोरियन इट वाज 1/5 to 1 by या फिर अकॉर्डिंग टू ग्रीक हिस्टोरियन इरिगेशन टैक्स वाज 1/5 to 1/3। ये 20% से लेकर 33% तक था। कितना था ये? 20 से 33%। लेकिन विष्टि विष्टि लिखें। बेगार प्रथा बेगार प्रथा या फ्री लेबर कि किसी से काम करना मतलब काम करवाना लेकिन उसको पेमेंट नहीं करना, उसको क्या कहते हैं? बेगार। आप लोग करते हो बेगार? सब करते हैं थोड़ी बहुत, पर अपन लोग प्रेम से करते हैं। अपन लोग क्या करते हैं? प्रेम से करते हैं, फोर्सफुली नहीं करते। अब जैसे अपन यहाँ पे बैठे हैं, अपने किसी एकदम से किसी कोई भी जो वो परिचित का फोन आ जाए और कहते यार एक काम करना ना, ओल्ड सिटी जाना, वहां से ये थोड़ा सामान खरीद के बस में रख देना, तो अपने को उसके लिए पैसा थोड़ी मिला है। इवन अपने अपने जेब से ही पैसा देके किराया देके जाते हैं, सामान खरीदते हैं, बस में भी क्या करते हैं? रखते हैं। पर ये वो बेगार है जो अपन कैसे करते हैं? प्रेम से, बिना किसी तकलीफ के। रूम पार्टनर जब रूम लेके रहते हैं तो कोई न कोई रूम पार्टनर बेगार करवाता ही है। तो ये फिक्स होता है कि ले रोटी बना दे, रोटी मेरे को बनानी नहीं आती, है ना, सब्जी बना दे तो मेरे को सब्जी बनानी नहीं आती, बर्तन धो दे तो वो बर्तन इतने सूगले धोता है कि वो जो बाकी वाला होता है वो कहता है हट तू साइड में यार, मैं ही धो देता हूँ। मैं ही क्या कर देता हूँ? धो देता हूँ। उसको निकम्मे को तू एक काम कर ले, टमाटर लेके आ, तो जानबूझ के सड़े हुए से टमाटर क्या है लेके आ जाता है, ये लो टमाटर। फिर अपन ये क्या है? तो यार ऐसे ही थे। अरे ऐसे मैं खैर हॉस्टल में खूब रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे होते हैं जिन्होंने चाय बना दे, तो जानबूझ के चाय ऐसी बनाता है कि वो बाकी वालों को लगता है कि ले तूने ये चाय की पत्ती, दूध और शक्कर वही क्या कर दिए हैं? खराब कर दिए। तू खराब करे, इससे बेहतर है मैं ही। बस मतलब ऐसे लोगों से आप दो काम फिर भी करवा सकते हो, झाड़ू पोछा और बर्तन, झाड़ू पोछे और बर्तन। कभी बर्तन तेरे को धोने ही पड़ेंगे,
फिर वो उसमें भी दिल दुखी कर करके ऐसे धोता है। पर देखो बेकार तो करवा देते हैं, रूम पार्टनर उतने ही कलाकार होते हैं। कोई कहता है मेरे को रोटी सब्जी बनानी नहीं आती, मेरे को चाय भी बनानी नहीं आती, तो फिर रूम पार्टनर कहता है एक काम करना यार, मैं ना सब्जी बना रहा हूँ तो टमाटर नहीं है, लेके आ जा। फिर वो जैसे ही टमाटर लेके आता है, टमाटर की थैली रखता है, अरे यार आलू तो भूल ही गए। अब तू जाए ना आलू लेके आ, क्या लेके आ तू? फिर वो जैसे आलू लेके आता है तो कहता है अरे यार मिर्ची खत्म हो गई। मिर्ची ले आ तू। फिर वो चिल्ला के कहता है कि यार तेरे को जो जो खत्म हो रहा है एक साथ बता दे, तो नहीं लास्ट है मिर्ची लेके आ जा बस। और वो फिर भी रूम पार्टनर होते हैं, दो तीन चक्कर तो फिर भी क्या है लगवा ही देते हैं। फिर खाना खाने की बारी आती तो कहते ले यार अब छाछ भी, छाछ ले आ तू, तो विस्टी बेकार पड़ता सब करवाते हैं। तो लेकिन उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे, इंडस्ट्रीज वर वेल डेवलप्ड, इंडस्ट्रीज वर वेल डेवलप्ड, उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे। लेकिन मुख्य उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे। द मेन इंडस्ट्रीज वर डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट, मेन इंडस्ट्रीज वर अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट, मुख्य उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे। मुख्य उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे, लेकिन जैसे कि नमक, शराब, खनिज, वन संसाधन आदि, सॉल्ट, अल्कोहल, मिनरल, फॉरेस्ट, खनिज, वन संसाधन आदि। लेकिन उद्योग श्रेणी व्यवस्था में विभाजित थे। The industries were divided into cartel system, उद्योग श्रेणी व्यवस्था में विभाजित थे। The industries were divided into guild system या cartel system, GUILD, गिल्ड और कार्टल। एक ही प्रकार का व्यापार करने वाले सभी लोग आपस में क्या करते हैं, कार्टेल करते हैं। श्रेणी व्यवस्था में विभाजित थी। अभी श्रेणी व्यवस्था पढ़ेंगे अपन बाद में। लेकिन घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। There was both domestic and overseas trade. There was both domestic and overseas trade. घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। दोनों प्रकार का व्यापार होता था। देखिए 4% कर घरेलू वस्तु पर, 4% टैक्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड 10% कर विदेशी वस्तु पर। कर कम ही था, बहुत ही कम, 4% और 10%। लेकिन मुद्रा प्रणाली आरंभ हो चुकी थी। करेंसी सिस्टम या मॉनेटरी सिस्टम वाज स्टार्टेड। मुद्रा प्रणाली आरंभ हो चुकी थी। करेंसी स्लैश मॉनेटरी सिस्टम वाज स्टार्टेड या इंट्रोड्यूस। लेकिन सोने का सिक्का, सुवर्ण, या फिर लेकिन सुवर्ण सोने का सिक्का, लेकिन काशार्पण,
काशार्पण धरण और पण, सॉरी पण, काशार्पण धरण और पण, काशार्पण धरण और पण, काशार्पण धरण और पण। देखिए चांदी के सिक्के, ये चांदी के सिक्के होते थे, सिल्वर कॉइन्स। फिर लिखे भाषक, अच्छा पीछे वाले नहीं लिखे अभी, लिख लिए। देखिए भाषक अलग से लिखना, भाषक, भाषक। ठीक है, तांबे का सिक्का, भाषक, तांबे का सिक्का। और लिखें काकनी, काकनी लिखें, तांबे का सबसे छोटा सिक्का, द स्मॉलेस्ट कॉपर कॉइन। काकनी, तांबे का छोटा सिक्का, तांबे का क्या है ये, छोटा सिक्का। देखिए यह सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के थे। यह सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के थे। दीज कोइंस वर पंचमार्क कोइंस। पंचमार्क सिक्कों का मतलब होता है कूट कूट कर बनाना। कैसे बनाते हैं इनको, कूट कूट कर, आहत करके बनाना। देखिए जो रूपक सिक्कों की गुणवत्ता को, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने वाला अधिकारी, an officer who inspected the quality of coins, रूपक, an officer who inspected the quality of coins। सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। लेकिन किसी को भी 13.5% कर देकर मुद्रा जारी करने का अधिकार था। Anyone was allowed to issue या circulated coins by paying 13.5% tax। किसी को भी 13.5% कर देकर मुद्रा जारी करने का अधिकार था। Anyone was allowed to issue currency by paying 13.5% tax। लेकिन ब्याज पर मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता था। मनी वॉज गिवन ऑन इंटरेस्ट। ब्याज पर मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता था। मनी वॉज गिवन ऑन इंटरेस्ट। देखिए सामान्य ब्याज दर 15% थी। द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, normal interest rate was 15%।
लेकिन अर्थशास्त्र में कुम्हार का उल्लेख नहीं है. पॉटर इज नॉट मेंशन इन अर्थशास्त्र. पॉटर या कुम्हार इज नॉट मेंशन इन अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में कुम्हार का उल्लेख नहीं है. अर्थशास्त्र में कुम्हार का उल्लेख नहीं है. ठीक है, इकोनॉमिक स्थिति में कुछ भी नहीं है. उदेव भाग एक याद, सॉरी उदेव मात्रक याद करना है. सीता भूमि याद ही है सबको. सीता भूमि के ऊपर टैक्स कितना है? 1/2, 50% है. भाग होता है, वो होता है भू राजस्व कर. उस काल में लैंड रेवेन्यू कितना था? 1/6 था. जबकि ग्रीक इतिहासकार कहते हैं 1/4 था. हो सकता है. सिंचाई व्यवस्था कह रहे हैं सेतुबंध, मतलब सेतु बांधना. क्या बांधना होता है? सेतु बांधना मतलब डैम बनाना. ठीक है, सेतुबंध पर लगने वाला कर है उसको कह रहे हैं उदेव भाग. यूनानी इतिहासकारों के अनुसार ये 20 से लगभग 33% था. दृष्टि बेगार प्रथा सबको पता ही है. उद्योग धंधे अच्छी अवस्था में थे और मुख्य उद्योग धंधे राज्य के क्या है? नियंत्रण में थे. जैसे कि नमक, नमक का अध्यक्ष का कौन होता था? लवणाध्यक्ष. अच्छा है ना. शराब का सूराध्यक्ष. खनिज का आखराध्यक्ष. अच्छा, वन संसाधन का गोप्याध्यक्ष. कौन है? गोप्याध्यक्ष. तो ये उद्योग धंधे श्रेणी परंपरा में थे. श्रेणी परंपरा पढ़ेंगे. घरेलू विदेशी व्यापार दोनों हो रहे हैं. टैक्स बहुत कम है, 4% और 10%. मुद्रा प्रणाली हो चुकी थी. सुवर्ण सोने का सिक्का है, कोई नहीं पूछ रहा है. काशार्पण, धरण और पण ये है चांदी के सिक्के. भाषक एक जो तांबे का सिक्का है लेकिन बड़ा सिक्का है. काकनी सबसे छोटा सिक्का है, स्मॉलेस्ट कोइन है. ये याद रहे. ये सारे सिक्के कूट कूट कर बनाते थे, इसलिए इनको क्या कहते थे? आहत. पंचमार्क इंग्लिश का शब्द है. रूपक है जो सिक्कों का रूप देख रहा है. सिक्कों का क्या देख रहा है? रूप, मतलब क्वालिटी देख रहा है कि अच्छे हैं या नहीं है. कहीं कोई भी व्यक्ति अपने खुद के सिक्के जारी कर सकता था, पर उसके लिए उसको कितना टैक्स देना पड़ता था? 13.5%. पूरे मौर्य साम्राज्य के अंदर कहीं पर भी ब्याज पर मुद्रा का आदान प्रदान हो रहा है और इंटरेस्ट रेट बहुत नॉर्मल है. वो कितनी है? 15. आजकल बैंकों की इंटरेस्ट रेट कितनी है? 8 से 10, 11% के आसपास. अलग अलग डिपेंड करता है किस टाइप का लोन है, कौन अप्लाई कर रहा है, उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के मिल रहे हैं. ठीक है. फिर अर्थशास्त्र में कुम्हार का उल्लेख नहीं है. फिर लिखे आगे नेक्स्ट. चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र. सारे सारे. और कोई क्वालिटी, अरे सॉरी, और कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं सिक्के बनाने की, इसलिए प्लेट लेके काट के उसको लोहे मतलब पीटते थे हथौड़े से. चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र. देखिए, यह राजनीति विज्ञान की प्राचीनतम पुस्तक है. इट इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस. यह राजनीति विज्ञान की प्राचीनतम पुस्तक है. इट इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस. यह राजनीति विज्ञान की प्राचीनतम पुस्तक है. लेकिन यह पुस्तक गद्य और पद्य में लिखी गई है. इट इज रिटन इन प्रोज एंड वर्स. यह पुस्तक गद्य और पद्य में लिखी. इट इज रिटन इन प्रोज एंड वर्स. लेकिन इसे प्रश्न उत्तर प्रारूप में लिखा गया है. इट इज रिटन इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट.
इसे प्रश्न और उत्तर प्रारूप में लिखा गया। इट इज रिटन इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। लेकिन इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार की जानकारियां मिलती है। इस पुस्तक में बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की जानकारियां मिलती है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार मेंशन इन दिस बुक। लेकिन इस पुस्तक को 15 भागों में विभाजित किया गया है। इस पुस्तक को 15 भागों में, दिस बुक वॉज डिवाइडेड इंटू 15 पार्ट्स। पंद्रह भागों में विभाजित, दिस बुक वॉज डिवाइडेड इंटू 15 पार्ट्स। अभी अपने यहाँ पर 5 लाइनें लिखी है। इस बार आंसर की, अरे सॉरी, इस बार आपको टेस्ट सीरीज में देंगे 10 नंबर का सवाल, लिख लोगे? पीछे अपने इतने सारे रेफरेंस लिखे हैं मैगस्थनीज के, वो सारे इसमें ही ऐड करने, वो सारे इसमें क्या है, इसलिए अपन वो उसको यहाँ नीचे ऐड नहीं कर रहे हैं, बस मेन बात कर रहे हैं। एक तो ये मतलब पॉलिटिकल साइंस की सबसे जो है ना पुरानी किताब है, ये प्रोज और वर्स दोनों में क्या की गई है, लिखी गई है। फिर इसमें जो चाणक्य स्वयं ही कहता है एक राज्य क्या है, फिर वापस खुद ही उसका जवाब देता है कि ये राज्य है। फिर वापस खुद ही मतलब वो जो प्रश्न करता है अच्छा राजा या सम्राट कौन है, खुद ही इसका जवाब देता है। फिर खुद ही प्रश्न कहता है अच्छी न्याय व्यवस्था क्या होती है, फिर खुद ही उसके क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। तो वो इसलिए प्रश्न उत्तर प्रारूप में लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के बारे में पर्याप्त जानकारियां मिलती है। 15 भाग है इसके। कितने भाग है? 15 भाग। देखिए नेक्स्ट और कुछ किताबें हैं वो इसी में ही, लिखो लिखो फटाफट, टाइम हो रहा है। देखिए मैगस्थनीज, मैगस्थनीज की किताब इंडिका, मैगस्थनीज की किताब कौन सी है? इंडिका। लिखिए नेक्स्ट, राइटर का नाम एरियन। एरियन की किताब लिखें इंडिका, सेम नाम से। सेम नाम से, किस नाम से है? सेम नाम से। एक्चुअली मैगस्थनीज की जो ओरिजिनल इंडिका थी वो तो खो गई थी, ठीक है, वो एक्चुअली वापस जा रहा था तो वो मतलब ना समुद्र में गिर गई थी, इसलिए लोगों को अब वो केवल इंडिका के किस्से याद थे, वरना ऐसे रिटर्न में नहीं थी। इसलिए उन्हीं किस्सों के आधार पर, नियारकस के किस्सों के आधार पर, एक दो राइटर और है उनके के आधार पर वापस एरियन ने भी एक किताब लिखी, उसका भी नाम क्या रखा उसने? इंडिका ही रखा। फिर लिखे नेक्स्ट, टॉलमी। टॉलमी लिखे ज्योग्राफी।
टॉलमी किताब कौन सी है? ज्योग्राफी। पिलनी। पिलनी किताब लिखे नेचुरल हिस्ट्री। पिलनी किताब कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री। एक और लिख दो। पेरिप्लस ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखने से पहले लिखो नाम, अज्ञात लेखक, अननोन राइटर। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अज्ञात लेखक, अननोन राइटर है। अननोन राइटर, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के नीचे लिखें, इसमें समुद्री मार्गों एवं यात्राओं की जानकारी है। इट कंसिस्ट या इट हैव सी रूट्स एंड जर्नीज। इसमें समुद्री मार्गों एवं यात्राओं की जानकारी है। इट कंसिस्ट या हैव इंफॉर्मेशन ऑफ सी रूट्स एंड जर्नीज। लेकिन इसमें भारतीय नगरों, बंदरगाहों एवं व्यापार वाणिज्य की भी जानकारी है। In it mentioned about Indian ports, cities and trade and commerce. इसमें भारतीय बंदरगाहों, नगरों एवं व्यापार वाणिज्य की जानकारी है। In it mentioned about Indian ports, cities and trade and commerce. And trade and commerce. तो कुछ किताबें, इनमें आप कल जो है वो कुछ लोग लिख के आना। एक तो अर्थशास्त्र 10 नंबर में देखें क्वेश्चन। अर्थशास्त्र 10 नंबर, और लिखें इंडिका 5 नंबर में। अर्थशास्त्र 10 मार्क्स में और इंडिका कितने में? 5 नंबर में। ठीक है, ये कुछ किताबें हैं। याद हो गई कि मैगस्थनीज की किताब का नाम सबको याद रहता है इंडिका, एरियन की किताब का नाम भी इंडिका, टॉलमी की ज्योग्राफी, पिलनी की नेचुरल हिस्ट्री, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? अज्ञात है, नहीं जानते अपन। चलो आज के लिए इतना बहुत है, आगे बढ़ेंगे कल।
नहीं नहीं नहीं, अपने यहाँ के है ही नहीं, सारी ग्रीक में। ठीक है, थैंक यू।